आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम वो जानते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसके बाद हम जानेंगे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स। एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर से कितने मार्क्स का आएगा? 9 मार्क्स का। और जब टोटल करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज तो यहां से आएगा 21 मार्क्स का। तो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो एक पूछे जाएंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगी, आपने एक सिलेक्ट करना है। और एक होंगे 2 मार्क्स के, एक होगा 4 मार्क्स का। तो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एमसीक्यू हो गया 1 मार्क्स का, और 2 नंबर के कितने और 4 के कितने पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल से एमसीक्यू पूछे जाएंगे 2, और यहां से पूछ जाएगा 1, और 2 मार्क्स के यहां से पूछ जाएंगे 3, यहां से 2, और यहां पर 1 और 1 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो नंबर कितने बढ़ेंगे? यहां पर एक एक नंबर का है, तो हो गए 2 मार्क्स, यहां पर 1, और ये 2 मार्क्स के हैं, तो यहां हो गए 6, और यहां पर हो गए 4, और ये 4 मार्क्स के हैं, तो 4 और 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो शेयर कैपिटल से बन गए 6 और 4 10 और 2 12 मार्क्स, और डिवेंचर से बन गए 4 और 4 8 और 1 9 मार्क्स, और टोटल हो गया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 21 मार्क्स का। तो ये आपको मैंने बताया। अब हम जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है? तो कंपनी के बारे में जानने से पहले हमारे को जानना पड़ेगा कि कंपनी का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन मतलब इसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया, व्यवसायिक संगठन का प्रारूप। तो इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। तो हम ले लेते हैं ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड, मानवीय आवश्यकताएं हमने ले ली। अब हम क्या करते हैं, पुराने समय में चलते हैं, प्राचीन समय में चलते हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि ह्यूमन नीड क्या होती थी? लिमिटेड, जरूरतें बहुत कम होती थी। तो जब जरूरत कम होती थी तो उन जरूरतों को सोल ट्रेडर ही पूरा कर देता था, और सोल ट्रेडर के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता था उसको बोलते थे सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड क्या होता है? जहां पर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एक ही व्यक्ति की होती है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। तो वो उनकी जरूरतों को क्या कर देता था? पूरा कर देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, उनको रोजगार के अवसर जो है मिलने लगे, तो जो ह्यूमन नीड है उसमें क्या हो गया? इंक्रीज। वो ह्यूमन नीड्स जो मानवीय की जरूरत थी वो बढ़ी, जो बढ़ी तो उसके साथ क्या बढ़ी? डिमांड। तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई तो सोल ट्रेडर के पास एक चुनौती आ गई उस डिमांड को पूरी करने में। अब कैसे आई? क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो जो बिजनेसमैन होता है उसको सप्लाई भी क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो ऐसे कई प्रॉब्लम लग पड़ी, यानी जैसे लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसके साथ साथ फिर मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम लग पड़ी, यानी लैक ऑफ कैपिटल जो आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ रिस्क, ऐसी कई प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ी सोल ट्रेडर को। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ह्यूमन की जो नीड है वो क्या होगी? इंक्रीज। फिर सोल ट्रेड के बाद किसका ओरिजिन हुआ? वो हो गया पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म वो अस्तित्व में आई। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जिसमें मिनिमम होते हैं 2 मेंबर एंड मैक्सिमम होते हैं 50 मेंबर। तो इस संगठन में
इसकी अपेक्षा ज्यादा कैपिटल होती है, इसकी अपेक्षा काफी अच्छा जैसे जो है मैनेजमेंट होता है, और इसमें जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इन जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चुनौती का क्या कर दिया, सामना कर दिया, और जो जो डिमांड थी उतनी उनको सप्लाई कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, और जो बिजनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो जब बिजनेस इंक्रीज हुआ तो फिर जो चुनौतियां सोल ट्रेडर को आने लगी वही पार्टनर्स को क्या लगी, क्रिएट होने लगी, वही उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब कैसे कैसे, क्योंकि जब ह्यूमन नीड्स इंक्रीज होगी तो जो डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जैसी कमी सोल ट्रेडर को थी वैसी ही कमी किसको होने लगी, पार्टनरशिप फर्म को होने लगी। तो फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी कि जिसमें ये कोई भी कमी ना हो। तो फिर ओरिजिन हुआ कंपनी का। कंपनी क्या हुई, अस्तित्व में आई। तो इस जो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये सारी की सारी कमियों को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसके पास जो है जो लैक ऑफ कैपिटल यहाँ थी, तो यहाँ पर जितनी मर्जी जो है कंपनी में क्या हो सकती है, कैपिटल आ सकती है, जनता से क्या कर सकती है, ले सकती है। और जो मैनेजमेंट का था, तो जब पैसा होगा तो मैनेजमेंट भी क्या होगा, अच्छे तरीके से कराया जा सकता है, ठीक है। एक एक्सपर्ट को हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी हमने जितना मर्जी स्केल में काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इस संगठन में जो ये जो दोस्त था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का, तो इसमें लाइबिलिटीज भी क्या होगी, लिमिटेड। ये जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उतने का ही आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही आप लाइबल हैं। तो अब कैसे कैसे अस्तित्व में आया वो आपको बोला मैंने। सोल ट्रेड के बाद आया था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आ गया कंपनी। लेकिन इन तीनों का जो है अपना अपना अस्तित्व है। अगर हमने स्मॉल बिजनेस करना है, छोटा व्यापार करना है, तो उसके लिए सोल ट्रेड ठीक है। अगर हमने मीडियम लेवल का करना है तो उसके लिए पार्टनरशिप काफी बेस्ट है। और अगर हमने लार्ज स्केल का करना है तो उसके लिए कौन सा है, कंपनी बिल्कुल बेस्ट है। तो कंपनी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो एक कंपनी है वो अस्तित्व में आई। तो कंपनी का जन्म कैसे हुआ, पार्टनरशिप में जो कमी आई तो उन कमियों को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ, कंपनी का जन्म हुआ। तो अब हम जानते हैं कंपनी का मीनिंग। कंपनी, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो डेफिनेशन है वो दी गई हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। तो 2013 जो कंपनी का एक्ट है वो डिफाइन करता है कंपनी को कि क्या है। तो जो लेटेस्ट जो एक्ट है वो है 2013, और जो ओल्ड एक्ट था इससे पहले जो था वो था 1956। तो 2013 में क्या बात कही हुई है कंपनी के बारे में, तो वो मैं आपको बताता हूं। कंपनी मीन्स a company formed and registered under Company Act 2013 or an existing Company Act। तो 2013 में जो कंपनी एक्ट है उसमें क्या डेफिनेशन दी गई है, तो वो बोलता है ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो उसमें ये बात कही हुई है कि कंपनी क्या है, जिसका जो निर्माण है, ये जिसका जो पंजीकरण है वो कंपनी एक्ट 2013 के अधीन होना चाहिए, और एन एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट। तो जो मतलब इससे पहले जो क्या था, कंपनी एक्ट था, जैसे 1956 था, उससे पहले भी जैसे जो है कई एक्ट थे, तो या तो उन एक्ट के अधीन होना चाहिए। तो जिसकी स्थापना, जिस कंपनी की स्थापना 2013 से पहले हुई है, तो जो उस समय अधिनियम था उसके
अंडर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, या जिन कंपनियों की स्थापना 2013 के बाद हुई है तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, तो उसको हम बोलेंगे कंपनी। तो इससे सिर्फ इसकी एक ही फीचर जो है क्रिएट हो रही है, यहाँ से उसका पता चल रहा है कि बस जैसे हमारे को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, लेकिन इससे जो है कंपनी का मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक काफी अच्छी डेफिनेशन, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कंपनी is an artificial person. Company is an artificial person created by law with separate legal entity, perpetual succession, limited liabilities, transferable share with common seal। तो ये मैंने मीनिंग लिखा कंपनी का। तो क्या मीनिंग लिखा मैंने, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, विधान द्वारा निर्मित, लॉ हो गया विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, कृत्रिम। विद सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी जीवन काल है। लिमिटेड लाइबिलिटीज, जो दायित्व है वो सीमित है। और ट्रांसफरेबल शेयर्स, और अंश जो है हस्तांतरणीय है। एंड विद कॉमन सील्स, और अपनी क्या है, एक सारा मुद्रा है। तो कंपनी क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है, स्थायी जीवन काल है, सीमित दायित्व है, और अंश हस्तांतरणीय है, और अपनी एक सारा मुद्रा है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट क्या कर दी, कंपनी की डेफिनेशन बता दी। तो अब हम जानते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। इसकी विशेषताएं, तो कंपनी की विशेषताएं क्या है। अब जो फीचर्स होती है वो मीनिंग में ही क्या होती है, इंक्लूड रहती है। तो हम यहीं से जो है इसकी फीचर्स निकालेंगे। तो आपको मैं जो सारे के सारे पॉइंट है डिटेल में बताता हूं। तो जो कंपनी एक्ट 2013 में जो बोला हुआ है, यहां पर बात कही हुई है रजिस्ट्रेशन की। तो फर्स्ट फीचर ये हो गई कि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी। तो फर्स्ट फीचर यहां से निकल गई, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। तो वो होना चाहिए या तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, या इससे पहले जो भी कंपनी एक्ट था उसके अंडर होना चाहिए। तो फर्स्ट फीचर आपको कंप्लीट होगी होनी। इसके बाद अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड हो गई ये आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये क्या है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसको समझाता हूं। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि इसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं है। इसका जन्म किसके द्वारा हुआ है, विधान द्वारा। ठीक है, तो इसका जन्म जो है किसी मां के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जन्म नेचर के द्वारा नहीं हुआ है। इसको जन्म देने वाले कौन है, लॉ, कानून है। इसका जन्म किसके द्वारा हुआ है, विधान के द्वारा। ठीक है, तो इसको जन्म देने वाला कौन है, कानून। इसको जन्म देने वाली जो है मां नहीं है। तो इसलिए ये कैसा हुआ, कृत्रिम व्यक्ति हो गया, जिसको किसने बनाया है, विधान ने। और थर्ड जो है फीचर्स हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसको बोलते हैं इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पृथक मतलब जो कंपनी है वो अलग होती है और उसको चलाने वाले क्या होते हैं, अलग। अगर कंपनी को कोई नुकसान हो जाए तो उसका इफेक्ट चलाने वाले के ऊपर नहीं पड़ता। अगर जिसने चलाई हुई है कंपनी, जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको कोई नुकसान होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ता, जो आपका कंपनी को नहीं पड़ता। जबकि सोल ट्रेड और जो आपका पार्टनरशिप था उसमें वैसा नहीं होता। इसमें जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, लेकिन इसमें सेपरेट था।
तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी अपने नाम से एसेट्स को ले सकती है, अपने नाम से किसी के विरुद्ध जो है कोई मुकदमा कर सकती है, अपने नाम से जो है अकाउंट ओपन कर सकती है, मतलब अपने नाम से सारी की सारी पेमेंट्स कर सकती है और अपने नाम से ही रिसीव कर सकती है। तो कंपनी अलग है और उसको चलाने वाले क्या है, अलग। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ये हो गया। एंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है स्थायी जीवन काल। जो जीवन काल होता है सोल ट्रेड का और पार्टनरशिप का, वो स्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। ये बिजनेस जो है कभी भी क्या हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। लेकिन जो कंपनी है उसका जो जीवन काल है, जो सक्सेशन है, वो क्या होता है, स्थायी। ये लंबे समय तक जो है चलता है। इसलिए कहा गया है कि मेंबर्स में कम बट कंपनी गोज फॉर एवर। कोई इस तरह से चाहे कोई आता रहे, कोई चाहे जाता रहे, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई आ रहा है जा रहा है, कंपनी चलती रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं डालता है कोई मेंबर। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज। तो जो सोल ट्रेड थे और पार्टनरशिप थे उनमें होती थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब इसमें क्या है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज। तो लिमिटेड क्या होता है कि इसमें अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बस उतना ही क्या होगा, उनका लॉस होगा। ठीक है। तो लिमिटेड का मतलब होता है कि लिमिटेड होता है एक तो जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उतना, या तो उन्होंने जितनी गारंटी दी हुई है उतना, तो उतना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जब लॉस हो गया तो लॉस को पहले जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है उससे पूरा किया जाएगा, और फिर अगर पूरी नहीं होती है तो पर्सनल एसेट्स को भी क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज में पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफरेबल शेयर। तो एक फीचर्स ये हो गई। तो ट्रांसफरेबल शेयर्स, तो कंपनी में क्या कर सकते हैं, हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना जो शेयर्स है, जैसे मैंने कंपनी के क्या किए हुए हैं, शेयर्स लिए हैं, मेरे को जैसे ही जरूरत पड़ती है पैसे की तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरे को कर सकता हूँ, तुरंत बेच सकता हूँ। और जो दूसरा है उसको भी जरूरत पड़ जाती है तो तीसरे को कर सकता है, बेच सकता है। तो एक ये भी हमारे पास क्या है, काफी बड़ी फैसिलिटीज है। और इसके बाद कॉमन सील। अब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए एक व्यक्ति की तरह तो अपने साइन कर नहीं सकती, तो इसलिए वो क्या करती है, अपनी कॉमन सील, जिसको मोहर, जिसको हम सारा मुद्रा बोलते हैं, उसका क्या करती है, यूज करती है। तो जब भी कोई प्रलेख जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कंपनी की जो है सार मुद्रा, जो कॉमन सील है, वो लगती है, तो वो जो मतलब आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो हमने डिस्कस कर ली इसकी फीचर्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कंपनी और उसकी फीचर्स।